anak bangsa berwasilah maafkan bapak. आपल्या बौद्ध समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. दर्शकों जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका नामांतर शहीद स्मारक इंदौरा चौक से, जहां पर 27 जो कि भीम सैनिक थे, बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को देने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया गया था, उसके याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है। वही अगर बाबा साहब के बलिदान की अगर बात की जाएगी तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए ली थी कि समाज परिवर्तित हो जाए और समाज प्रगति करे। आज 65 वर्ष हो गए। बाबा साहब ने जो जातिवाद का जो दंश जो झेला हुआ था उसको देखते हुए 65 वर्ष हो गए कि धम्म क्रांति के जो 65 वर्ष है उसको हम किस मायने में देखते। जिस तरह से जातिगत भेदभाव था, जिस तरह से जातिवाद था, उन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया और उसी को मिटाने की कोशिश करते हुए आज से 65 वर्ष पूर्व 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। लेकिन क्या आज अगर बात की जाएगी 21वीं सदी में क्या ये जातिवाद का जो दंश है या फिर जातिवाद जो एक समस्या है वो समाप्त हो चुकी है? जी बिल्कुल नहीं। ये बात तो यूपी, बिहार और बाकी की जगह दिखाई देती थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसके परिणाम अभी हाल ही में दिखाई दिए। हम बात कर रहे हैं नागपुर से महज 150 या 200 किलोमीटर दूर अमरावती जिले की, जहाँ पर कुछ दिनों पहले कुछ बौद्ध परिवारों पर अन्याय होता है और 100 बौद्ध जो हमारे बौद्ध अनुयायी है, हमारे भाई है, बहन है, हमारी माता है, उनको घर छोड़ने पर विवश होना पड़ता है और कारण जो होता है वो जातिगत होता है और जातिवाद होता है। इसी की जानकारी देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ सेक्युलर के हमारे विदर्भ के अध्यक्ष दिनेश अंडर सहारे हमारे साथ मौजूद है। वो खुद वहाँ पर जाकर उसका मुआयना करते हुए आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर वहाँ की क्या परिस्थिति है। सर जय भीम। जय भीम। 65 वर्ष हो गए धम्म क्रांति के लिए। बाबा साहब ने जो दीक्षा दी थी, जो संघर्ष किया था, एक अमरावती में भी घटना घटी हुई है। क्या घटना है वो आप जब देख कर आए और क्या जानकारी दी? देश के स्वतंत्रता के बाद भी और धम्म क्रांति के बावजूद भी देश में आज भी जातीयवाद की जड़ें जस की तस बनी हुई है। इसका अनुभव हमें जब हम लोग दानापुर गांव पहुँचे, वहाँ की परिस्थिति जब हम लोगों ने देखी तो हमें यह महसूस हुआ कि आज भी प्रत्येक गांव में एक खैर लांजी है। खैर लांजी की मानसिकता आज भी प्रत्येक गांव में उच्च वर्णीय सवर्णों बहुजन समाज के अंदर में जैसी की तैसी है। दानापुर में 100 बौद्ध और अनुसूचित जाति के लोगों को अपना घर लावारिस अवस्था में छोड़कर जंगल की ओर जाने पर जो मजबूर होना पड़ा, वो इस बात का सबूत है कि जातीयवाद का जहर आज भी समाज के अंदर में बहुत अपनी जड़ें जमा चुका है और जस का तस है। हम लोग 26 तारीख को, इस महीने की 26 तारीख को दानापुर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ पीड़ितों से मुलाकात ली, उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की, उनके दुख और दर्दों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उन्होंने जो व्यक्त किया अपनी दुख भरी दास्तां, वो इस प्रकार से थी कि जून महीने के शुरुआत में जातीयवाद को एक बढ़ावा मिला और गांव में अपने खेत से जाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने बौद्ध और अनुसूचित जाति के लोगों को रोका। इस बात पर विवाद हुआ, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमेशा की तरह। अतः गांव के लोगों ने 21 तारीख से 25 तारीख तक, 25 जून तक गांव में ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के सामने पे आमरण उपोषण किया। उपोषण की खबर फैली, पूर्व कांग्रेस के विधायक वहां आए, उन्होंने लोगों को दबाव बनाया कि आप लोग उपोषण वापस लीजिए, अगर आप लोग उपोषण वापस नहीं लेते हैं तो आपके खेतों की गंजियां जला दी जाएगी। इस धमकी को बढ़ता देख आखिर 25 तारीख को तलेगांव पुलिस स्टेशन ने शिकायत दर्ज की, 2 लोगों को अटैक करने का नाटक किया और तुरंत छोड़कर अपनी कानूनी खानापूर्ति पूरी कर दी। इसके बाद क्या हो जाता है कि 26 सितंबर को
गांव में 2 बच्चियां हैं, एक नाबालिग है और एक बालिग है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना होती है। जो लोगों ने पहले घटना को अंजाम दिया था उनके ही सगे संबंधी बच्चे, ये बच्चे उनको छेड़छाड़ करते हैं। इसकी भी शिकायत घर के लोगों ने दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस दरमियान क्या होता है कि गांव में एक मुंदड़ा नाम का रेती माफिया है। वो रेती का अवैध व्यापार करता है और वो मुंदड़ा आरएसएस और वर्तमान के भाजपा विधायक का करीबी बताया जाता है, जिसकी सरपरस्ती में वो रेती का डॉन है। उसके रेती लाने ले जाने से बहुत सारी खेती की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। इसकी शिकायत गांव में ही एक पुरुषोत्तम मोहोड़ है जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने इसकी शिकायत वरिष्ठों के सामने की, जिसकी वजह से मुंदड़ा पर कार्रवाई हुई। 1.25 लाख रुपए के दंड उसके ऊपर ठोके गए और इससे आहत होकर वो मुंदड़ा जो बाजू के गांव में गट ग्राम पंचायत मांजरखेड़ का निवासी है, 2 किलोमीटर अंतर पे रहता है, वो लगातार दानापुर गांव आता रहा और वहाँ के लोगों को वो भड़काता रहा और खास करके जातीय द्वेष की भावना से भड़काता रहा। ये महार बौद्ध है, इनके साथ संबंध नहीं रखना। वहाँ अनुसूचित जाति की जो मातंग समाज की महिला है उसको वो भड़काता रहा कि तुम्ही हिंदू आहात, तुम्ही या बौद्धांसोबत कशाला राहता, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। इस तरीके की वो भावना वहाँ भड़काता रहा। मातंग समाज की महिला हमसे बात करते वक्त कहती रही कि हम लोग मातंग और महार में, बौद्धों में कोई फर्क नहीं समझते, हमारा खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा रहन सहन एक है। यानी मातंग और बौद्धों का जो संबंध है वो भाईचारे का है। तो इस भाईचारे के वातावरण को दूषित करने का प्रयत्न उस मुंदड़ा नामक व्यक्ति ने निरंतर किया। वहां पर खैरे कुंभी, बहुजन समाज के खैरी कुंभी समाज के लोगों की बहुतायत है और मात्र 25 घर बौद्ध और अनुसूचित जाति के हैं, जिसमें एक घर मंदा महादेव चांदने जो मातंग समाज की एक घर है। इस मंदा चांदने के खेत को इस बच्चियों के घटना के बाद जहरीली दवाइयाँ छिड़क कर उसकी तूर और सोयाबीन की फसलें नष्ट कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। हाँ, वो षड्यंत्र पूर्वक किया गया। वो करने के बाद विवाद हुआ क्योंकि उसमें बहुत सारा आर्थिक हानि उस गरीब महिला को उठानी पड़ी। तो उस मामले को जैसा तैसा निपटाया गया। इसकी भी शिकायत तड़ेगांव पुलिस स्टेशन में दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कार्रवाई नहीं करने की वजह से क्या हो गया कि वहाँ के जो कहते ब्राह्मणवादी जिस मानसिकता को हम बोलते हैं, वर्णवादी व्यवस्था को जो बोलते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती गई और वो लोगों ने फिर क्या किया कि वो लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पुरुषोत्तम मोहोड़ ने क्या किया इस बीच में कि खेत से जाने के लिए रास्ता मिलना चाहिए, इसके लिए वहाँ के तहसीलदार को अनेक निवेदन दिए। निवेदन देने का परिणाम यह हुआ कि आखिर में तहसीलदार ने मौखिक अनुमति दी कि आप एक खेत से दूसरे खेत में अपने खेत में जा सकते हो। तो 17 अक्टूबर को इस महीने की अशोक मोहोड़ और मंदा चांदने का जो बच्चा है निखिल चांदने, ये दोनों हिडम्बा जो फसल काटने की मशीन होती है वो लेकर अपने खेत की ओर जाने लगे कि अब हमको मौखिक अनुमति मिल गई है एक खेत से दूसरे खेत में जाने की। तो इनको वहाँ के बहुजन समाज के सहारे और ढगे, ये 2 लोगों ने उसको अपने खेत से जाने से रोका, उनके साथ मारपीट की, जातिवादक गालियाँ दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया कि हमारे खेतों से आप लोग अनुसूचित जाति के और बौद्ध के लोग पैर नहीं रख सकते, यहाँ से आवागमन करने की तो बात दूर है। ये दोनों बेचारे बात बढ़ता देखकर अपना जो हिडम्बा कहा जाता है वो लेकर वापस गाँव में आ गए। 18 तारीख को ये लोगों ने नियमानुसार जाकर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट की, डीवाईएसपी साहब को उसकी शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 19 तारीख की शाम रात को 8 बजे के करीब गांव के लोगों ने देखा कि खेत जल रहे हैं। दौड़कर सब लोग खेतों में गया तो मंदा चांदने का जो खेत है जिसमें गंजी थी वो गंजी जला दी गई और वो किसने जलाई वो सब लोगों को ख्याल में आ गया। ये जलकर देखते हुए वो रोने लग गई, वो परेशान हो गई, उसका लाखों का नुकसान हो गया। इतनी बड़ी साल भरे की जो मेहनत है, खून पसीने से जो मेहनत दिन रात की जाती है भरी धूप में और भरी बरसात में, और उसको ऐसा खुलेआम जलता देखकर वो महिला बहुत रोने लग गई। उसके परिवार के लोग बहुत हैरान परेशान हो गए।
20 तारीख को लोगों ने कंप्लेंट की, डीवाईएसपी साहब को भी कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं होने से यानी वहाँ का शासन कांग्रेस के लोग, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई सक्रियता नहीं दिखाते, वो गांव को भेंट नहीं देते। उल्टा वो लोगों को पुलिस कंप्लेंट करने जाओ तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा आपसी मामला है। गांव के लोग बोलते हैं हमारी 1.5-2 लाख रुपए की गंजी जला दी जाती है, फसल बर्बाद कर दी जाती है, और आप हमको कहते हो कि ये आपका आपसी मामला है, इसको आप लोग आपस में लड़ो। ये स्वाभाविक रूप से जो जातीयवाद का जो प्रभाव है वो पुलिस प्रशासन पे है, वो शासन पे है, वो जनप्रतिनिधियों पे है। वो स्पष्ट रूप से देखने के बाद जब लोग न्याय व्यवस्था से और जनप्रतिनिधियों से न्याय नहीं मिलने की जब बात सामने आई, तो ये लोगों ने फिर 22 और 23 तारीख को डीवाईएसपी साहब और तलेगांव पुलिस स्टेशन को एक सूचना दी, और सूचना देकर ये लोग 22 तारीख को अपने घर बार को लावारिस अवस्था में छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जाकर नदी किनारे बैठ गए। पूरी रात गुजारा वो लोगों ने, पूरी दिन वो लोगों ने वहाँ गुजारा। रात को 8:30 बजे डीवाईएसपी साहब अमरावती के ग्रामीण एसपी साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने गांव वाले को कहा हाथ जोड़कर कि हमारे अधिकारियों ने जो गलती की है हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों का खेत जो जलाया है, जो गंजी जलाई है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के साथ जो जातिवादी गालियाँ दी गई है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और आप लोग अपने गांव में वापस आइए। ऐसा उसने आश्वासन देने के बाद 23 तारीख को लोग वापस गांव की ओर आए। उसके बाद अब 3-4 दिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक ऐसा कोई भी ठोस कदम सरकार शासन प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया कि लोगों को संतुष्टि मिले। लोगों का अब ये कहना है, जो बहुत धक्कादायक बात है, कि जब हमारी आरपीआई सेकुलर की टीम दानापुर पहुंचती है तो लोग बताते हैं कि बहुजन समाज के लोगों ने, सवर्णों ने हमारे ऊपर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, हमें राशन दुकानों से राशन देना बंद कर दिया है, हमें आटा चक्की से आटा भी नहीं पीसने दिया जा रहा है। आपको कैसे इस घटना के बारे में पता चला, और जब पता चला तो कितनी वेदना हुई इन सारी चीज़ों को देखते हुए? क्योंकि हाल ही में हमने 65वीं धम्म क्रांति महोत्सव मनाया है सारी चीज़ों को देखते हुए, और कोरोना का काल पिछले 2 वर्ष से बीत चुका है। ऐसे में जब आपको ये सारी चीज़ पता चला तो आरपीआई सेक्युलर की टीम ने सबसे पहले क्या किया? आरपीआई सेकुलर ने सबसे पहले इस घटना को संज्ञान में मिलते ही आरपीआई सेकुलर ने इसकी गंभीरता को समझकर तुरंत ही अपने जितने भी स्थानीय कार्यकर्ता है उनसे संपर्क किया और निर्णय लिया कि हम तुरंत गांव के लोगों के पास जाएंगे, उन्हें ढांढस बधाएंगे, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। जातीयवादी शक्तियों को हम ये बताएंगे कि दानापुर में रहने वाले लोग सिर्फ 25 घर नहीं है, इस देश में रहने वाले जितने भी मानवतावादी लोग हैं वे लोग उस 25 घरों के साथ में हैं। किसी भी प्रकार के अन्य अत्याचार के खिलाफ में हम मानवतावादी लोग, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी लोग, हम बौद्ध समाज के अनुयायी लोग, हम लोग किसी भी अन्य अत्याचार के खिलाफ में उन तमाम पीड़ितों के साथ में है। ये भावना हम लोगों के बीच में सबसे पहले आई, और हमारी जो जागरूकता थी कि हम लोग वहाँ जाए और उन लोगों के साथ उनके दुख दर्दों को बांटे, उन्हें कानूनी सलाह दे, उन्हें हिम्मत बढ़ाए और लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करे। ये चीज़ लेकर हम लोग नागपुर से अमरावती की ओर गए थे। दिनेश जी, इस घटना से ऐसा लगता है कि वाद विवाद तो हमेशा जातिवाद और बाकी की चीज़ें, ऐसे छोटे बहुत बातें समाज में चलते रहती है, सारी चीज़ छीटाकशी और बाकी की चीज़ें होते रहती है जिसके लिए कानूनी प्रावधान भी है। लेकिन एक पूरा का पूरा कुनबा, बौद्ध समाज का 25 परिवारों का कुनबा, जिसमें 100 लोगों के आसपास थे, जिसमें मातंग समाज का भी परिवार था, उनको घर छोड़ने की नौबत जब आती है, वो भी महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्य से, तो कितनी बड़ी बात लगती है। क्या डर था उन्हें जब आप वहाँ पे पहुँचे, उन लोगों से बात की, बुद्ध अनुयायियों से बात की, अपने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, तो क्या डर था कहीं के उनको जान का खतरा है या बाकी की चीज़ें? हाँ, उनके अंदर डर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनके चेहरों पे देखा है। उनका एक कथन था कि इन्होंने बौद्ध और दलितों, बौद्ध और मातंग समाज के घर नहीं जलाए, इन्होंने बौद्ध और मातंग समाज की मिलीजुली संस्कृति को जलाने का प्रयत्न किया है। मुंदड़ा नामक जो दबंग है और उसके साथ जो लोग हैं, कांग्रेस के जो गुंडे हैं, भाजपा के जो गुंडे हैं, वे लोग निरंतर दबाव अभी भी बौद्ध और मातंग समाज के ऊपर बनाए हुए हैं।
यानी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया उनके साथ। बहिष्कार कर देने के बाद वो लोग आज भी खुलेआम हंसते हुए गुजर जाते हैं नजरों के सामने। यानी एक पीड़िता के सामने से अत्याचार करने वाला हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाता है, ये वेदना कम नहीं है। यानी इससे ये पता चलता है कि वहाँ का शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि पंगु है, जातीयवाद से ग्रसित है, वर्ण व्यवस्था से ग्रसित है, और उनका डर इतना है कि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर ने मांग की है कि दानापुर में दबंगों की दबंगाई को रोकने के लिए दानापुर में स्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या था? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि कुछ वर्षों पहले की बात की जाएगी, भंडारा जिले की एक ऐसा मामला हो जाता है जिससे पूरा देश हिल जाता है, जिसे हम खैरलान जी हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद में जिस तरह से महाराष्ट्र जला या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रदर्शन, उसके बाद सरकार को कहीं न कहीं नींद खुलती है और सरकार उन अपराधियों के खिलाफ केस मिलती है। हालांकि बहुत मांगे परिवार का पुनर्वसन भी हो जाता है। ऐसे में इन परिवार को, जो अभी अमरावती में पीड़ित परिवार है अपने बौद्ध समाज के और मातंग समाज के जो पीड़ित परिवार, किन बातों की आवश्यकता है और जो समाज के जो नेता है या फिर बुद्धिस्ट समाज के जो नेता है या बड़े बड़े मंत्री के पद पर काबिज है, उन लोगों ने क्या मदद करनी चाहिए उनको? आपको खैरलान जी का आंदोलन मानवता को शर्मसार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जिसका आंदोलन हम लोगों ने किया था और उसको फिर रास्ते पर की और न्यायालयीन सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई हम लोगों ने भैयालाल भूतमांगे के साथ मिलकर लड़ी। उसी की प्रतिकृति दानापुर में भी हमको देखने को मिल रही है। ये घटना में गांव वालों का स्पष्ट रूप से कहना था कि पहली घटना घटने के बाद शासन प्रशासन यदि जाग जाता तो शायद हमें गांव छोड़कर जंगल की ओर जाने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। इन घटनाओं पर वर्तमान में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसे पुरोगामी सरकार कहा जाता है, उनके पुरोगामित्व पर शंका खड़ी हो जाती है कि अनुसूचित जाति और बौद्धों के साथ होने वाले अन्य अत्याचार पर आपकी सरकार के लोग चुप क्यों है? खास करके आपकी सरकार में अनुसूचित जाति और बौद्धों से संबंधित जो मंत्री है, विधायक है, वे लोग ऐसी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई कार्रवाई नहीं करते, शासन प्रशासन को कार्रवाई करने पर मजबूर नहीं करते। राजनीतिक दृष्टि से किसी भी राज्य में होने वाली घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन अपने राज्य में होने वाली घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है। ये राजनीतिक दोहरापन स्पष्ट रूप से अम्बेडकरी जनता समझती है और रोष व्यक्त करती है। कांग्रेस बीजेपी के जितने भी लोग जो अनुसूचित जाति और बौद्ध समाज से संबंधित है, उनकी चुप्पी को हम लोग नाम मर्दानगी के रूप में लेते हैं कि वे लोग अपने शुद्र राजनीतिक स्वार्थ की वजह से समाज पर होने वाले या मानवता को कलंकित करने वाली घटनाओं पर घर पर चूड़ियां पहनकर सोए पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का जाहिर निषेध हम लोग आरपीआई सेकुलर की ओर से तो निश्चित करते ही करते हैं और इन जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि खैरलान जी के बाद हम लोग जिस तरीके से आंदोलित हुए थे, उस इतिहास की पुनरावृत्ति कभी भी की जा सकती है। अगर शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहा और जनप्रतिनिधि निष्क्रिय बैठे रहे तो निश्चित रूप से जन आंदोलन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाली रिपब्लिकन जनता सड़कों पर आकर करने के लिए तैयार है। इस बात की सूचना हम ये तमाम ब्राह्मणवादी ताकतों को दे देना चाहते हैं। आरपीआई सेक्युलर जब वहाँ पर गया उस गांव में, तब उनको कितना बल मिला? क्या परिस्थिति, क्या डरे हुए थे वो लोग या फिर सहमे हुए थे? जब आप वहाँ पे गए तो आपने किस तरह से आश्वासन दे कर आए? क्योंकि किसी ना किसी का आधार लेना उस परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 परिवार है बौद्धों के वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर देखते हुए। और आपने जिस तरह से बताया कि केवल नाम मात्र के चौक पर एक छोटी सी चौकी वहाँ पर बना दी गई है, क्या ये काफ़ी है? और आपके जाने के बाद कितना बड़ा आधार मिला उनको? हम लोगों को वहाँ जाने के बाद हमें खुद महसूस हुआ कि वे लोग निश्चित रूप से डरे हुए हैं, क्योंकि एक जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था इतनी बड़ी और इतनी भयानक होती है कि वहाँ गांव खेड़ों में रहने वाले लोग उस व्यवस्था से लड़ नहीं पाते, संघर्ष नहीं कर पाते, शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ खड़ी नहीं कर पाते।
दबंगाइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ के खिलाफ बोल नहीं पाते, पुलिस स्टेशन में जाने को भी हमारे लोग डरते हैं। ये व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ जाने के बाद अनुभव की। इसलिए जाने के पहले हम लोगों ने हमारे अमरावती के जो आरपीएफ सेकुलर के लोग हैं उनको हम लोगों ने इसकी सूचना दी। बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल जो एक लड़ाकू संगठन है, उन साथियों को हम लोगों ने इसकी सूचना दी। हमसे पहले एक दिन पहले समता सैनिक दल के लोग वहाँ पर गए और समता सैनिक दल के लोगों ने जो अमरावती के हैं उन्होंने वहाँ आश्वासन दिया कि पुलिस की सुरक्षा नाकाफी है, इसलिए हम स्वयं समता सैनिक दल के लोग निरंतर गांव में आकर आप लोगों की सुरक्षा करेंगे। और राजनीति से भी संबंधित लोगों को हम लोगों ने ये सूचना दी है कि आप लोग भी लगातार उस गांव से संपर्क बनाए रखें। हम लोगों ने भी उस गांव से उन लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अनहोनी घटना इसके बाद न घटे। पुलिस चौकी की स्थायी व्यवस्था वहाँ की जाए, वो इसी कारण से हम लोगों ने वो मांग की। आरपीआई सेक्युलर के क्या प्रयास रहेंगे इन सारी चीज़ों के तरफ? आपने वैसे अपने शब्दों में कहा ही है कि नेताओं को या फिर जो नागपुर के पालक मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, वो भी एक दलित समाज के नेता के तौर पर आते हैं, बाबा साहब के नाम को वो भी एक आदर्श मानते, उनके तरफ जाकर या कुछ निवेदन करने वाले या फिर सामाजिक न्याय विभाग या फिर केंद्र में जो रामदास आठवले जी बैठे उन वहाँ तक जाने की आपकी तैयारी? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से माननीय पालक मंत्री महोदय नितिन राउत जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री है और रिपब्लिकन प्रतिनिधि के रूप में रामदास आठवले जी जो केंद्र में मंत्री है, इन तक सूचना देना ये हमारा कानूनी रास्ता है। बावजूद इसके हम लोग ये समझते हैं कि इस देश में सदियों से जो जातीयवाद का जहर है, उस जातीयवाद के जहर को बढ़ाने का जो काम है वो कांग्रेस और भाजपा जैसी ब्राह्मणवादी पार्टी और पूंजीपति पार्टी है उन्हें ही किया है। और उसके अंदर अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि जाते हैं, वे लोग SC ST को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मिला हो, आरक्षण मिला है, उसकी वजह से वो लोग जाते हैं। उनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं होती, समाज के प्रति उनके अंदर में वो समानुभूति नहीं होती जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नीले झंडे को लेकर काम करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुयायी के अंदर में होती है। वो जो दुख है, दर्द को समझने की जो भावना है, अन्य अत्याचार के खिलाफ में लड़ने की जो ललक है, वो कांग्रेस और बीजेपी के नाम से चुनकर गए जनप्रतिनिधियों में इसका नितांत अभाव होता है, क्योंकि वे लोग जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनते हैं, ना कि समाज के हित के लिए उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो एक प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में हम तो उनको निवेदन देंगे ही देंगे, लेकिन हम समझते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम हमारे किसी भी होने वाले अत्याचार के खिलाफ में और उस पर चुप रहने वाले लोगों के भी खिलाफ में हम अपनी बात मुखर करें। इसके लिए हम प्रबोधित करते रहते हैं। लेकिन आपने अपने शब्दों में कहा है कि अभी भी छीटाकशी हो रही है, हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है, वहाँ पर उन पर जातिगत टिप्पणियाँ की जा रही है, वहाँ पर आटा चक्की है, वहाँ पर आटा पिसाने नहीं दिया जा रहा। इन सारे सवालों को किस तरह से वो सॉल्व करेंगे या फिर प्रशासन के जरिए किस तरह से आप जाने वाले, ये भी बात बताइए। नहीं, हम लोग जैसे आपने पहला जो सवाल पूछा कि क्या जनप्रतिनिधियों को आठवले और नितिन राउत जी के पास जाने वाले हैं क्या, तो हम उनको यही कहने वाले हैं कि आप लोग सरकार में हैं, केंद्र में है, राज्य में है, दोनों जगह आपकी सरकार अलग अलग नामों से है। आप लोग एक गांव में वहाँ के रहने वाले आटा चक्की और किराना वाले को ये आदेश नहीं दे सकते कि आप सभी लोगों के लिए दुकान खुली रखें। यानी क्या आज भी हम प्राचीन भारत में रह रहे हैं, जहाँ किसी भी किराना दुकान वाले ने बोल दिया कि मेरे दुकान से मैं सामान नहीं दूंगा, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं मेरे तालाब में SC ST OBC SC ST बौद्धों को पानी नहीं पीने दूंगा। ये जातीयवाद आज भी जस का तस है। ये हम उनको बताने वाले हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हो, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खैरलाल जी की मानसिकता आज भी प्रत्येक गांव में जस की तस है, उसको आप लोग बदलाव करने में नाकामयाब है। आप मंत्री बनने में कामयाब हो चुके हैं,
लेकिन समाज को की उन्नति, प्रगति और समाज के सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक परिवर्तन में आपका कोई भी योगदान नहीं है। उसका परिणाम है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी गांव में हमारे लोगों के साथ आज भी अन्याय, अत्याचार की, आतंकवाद की घटनाएं बदस्तूर जारी है। दिनेश जी, कितनी निंदनीय बात लगती है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। कई हम यूपी बिहार का कभी जिक्र करते हैं, वो तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जब बाबा साहब का जो कर्मभूमि जो महाराष्ट्र रही है, बाबा साहब ने जो यहाँ पर धम्म की दीक्षा ली थी, बाबा साहब का जो यहाँ पे कार्य रहा इन सारी चीज़ों को देखते हुए, नागपुर में दीक्षा भूमि स्थापित है। कई सारे लोग बाबा साहब के आदर्शों को मानने वाले, बहुजन समाज के भी कई लोग जय भीम का नारा देते हुए जाते हैं। उसी जमीन से महज कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर, 100-150 किलोमीटर दूर ये घटना जब होती है तो मन में कितनी वेदना जाग होती है। और क्या कहेंगे उन समाज के ठेकेदारों से जो आज भी जातिवाद का जो दंश है जो घोल रहे हैं। वेदना निश्चित रूप से होती है। हम ये महसूस करते हैं कि आज हम लोग फुले शाहू आम्बेडकरी जिस महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ और पूरे देश दुनिया को जिन्होंने अपनी समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय की रोशनी दी है, उस महाराष्ट्र में शहर के करीब 150 किलोमीटर के अंतराल में ऐसी जघन्य घटनाओं को आज भी अंजाम दिया जाता है। तो सदियों पहले हमारे लोगों के साथ कितनी निर्दयता के साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा, इसका बयान करना बहुत आसान हो जाता है। कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चीड़ आ जाती है। इसलिए कभी कभी वामन दादा कार्डक की वो 4 लाईने याद आ जाती है की माझ्यातला भीम मीच केला उन्हा, सांगा दोष देऊ कुणा, सांगा दोष देऊ कुणा, मला चीड येत नाही, हाच माझा गुन्हा, सांगा दोष देऊ कुणा, सांगा दोष देऊ कुणा। अब हम लोगों के जनप्रतिनिधियों के अंदर में या हमारे जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित वर्गों के लोगों के अंदर की संवेदनाएं मर चुकी है। एक इंसान के साथ होने वाले उसके दुख और दर्द को समझने की जो भावना है वो पैसे ने और पदों ने और राजनीतिक सत्ता ने समाप्त कर दी है। दोष उन लोगों का भी है, उन बहुजन समाज के लोगों का, जिन्होंने हमें 40 वर्षों से सत्ता की चाबी मिलेंगी तो हमारी समस्याएं से हम लोग निजात पा जाएंगे, ये कहकर पूरे समाज को लड़ने से वंचित कर दिया। आज कहीं पर भी होने वाली घटना पर समाज विद्रोह खड़ा नहीं करता, अन्याय के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चाबी लेने तक ही मानसिकता में एक कुएं के अंदर में उनको सीमित कर दिया है बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने। ये उनका भी दोष है, ये उनका भी दोष है। जिन लोगों ने लड़ने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वे लोग विभाजित है। इन विभाजित नेताओं से भी, इन विभाजित कार्यकर्ताओं से भी इस वक्त आह्वान करने की इच्छा है कि साथियों, भाइयों, हम लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो जातीयवादी धर्मांध ताकतें है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा विभाजन भी एक कारण है। इसलिए अभी भी समय है कि समय रहते हुए हम तमाम बाबा साहब के रिपब्लिकन के अनुयायी एकजुट हो जाए और इन तमाम संविधान विरोधी, समता विरोधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ में एक वैचारिक संघर्ष हम लोग देश में खड़ा करें। चर्चा हो रही थी अमरावती जिले के दानापुर गांव की। दिलीप पंडर सारे सर हमारे साथ मौजूद है, आरपीआई सेक्युलर के विदर्भ अध्यक्ष हैं। जो उन्होंने वहाँ पर देखा उसकी आप बीती उन्होंने बताई, उसमें से सबसे बड़ी बात यह आती कि अति संवेदनशील मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम समाज के उन नेताओं से या फिर समाज के उन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो अमरावती के आसपास है, दानापुर गांव के आसपास है, वो अपने बुद्ध जो अपने भाई है, बहन है, जो ऐसे 100 लोग हैं, करीब 25 परिवार की रक्षा करें, उनका हालचाल जाने। हालांकि समता सैनिक दल वहां पर जा रहा है, निरंतर ये कर रहा है, लेकिन और भी कुछ लोगों को जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये जातिवाद का दंश हम समाप्त कर सकें। हम आशा करते हैं उसी जगह से जहाँ पर जो आदर्श का प्रतीक है, जो
शहीद स्मारक है यहाँ पर इंदौरा चौक पर, और उसी जगह से आशा करते हैं कि धीरे धीरे ये तस्वीर बदलेगी और हमारे समाज को भी उन नज़रों से दूर देखा जाएगा जहाँ पर उसका एक सम्मान होता है, बाबा साहब के विचारों का एक सम्मान होता है और बाबा साहब के आदर्शों का एक सम्मान होता है। तो आज के चर्चा में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।